हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने आया हूं आप लोगों के साथ। पता है क्या? सेक्शन 115 बीएसी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये जो टॉपिक पता कराने वाला हूं वो नवंबर में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस जो दिसंबर में पेपर देने जा रहे हैं सीएमए और सीएस वाले बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 115 बीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट याद रखना, मैं जो ये बताने जा रहा हूं ये सिर्फ नवंबर 23 दिसंबर 23 के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी इसके बाद वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सोच सुन लेना और देख लेना आपका कौन सा अटेम्प्ट है। अब 115 बीएससी क्या है और कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा। जरा 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनना शुरू से लेकर आखिर तक। नाउ हमें पता है 115 बीएससी एक न्यू रिजीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया इंडिविजुअल एचयूएफ को कि आप चाहो तो इस तरीके से टैक्स पे कर सकते हो। ये देखो, ये टैक्स रेट हमें पता है, हर 2.5 लाख रुपए पे 5% का इंक्रीमेंटल रेट। तो पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5, फिर उसके अगले 2.5 लाख पे 10, फिर अगले 2.5 लाख पे 15, फिर अगले 2.5 लाख पे 20, फिर 2.5 लाख पे 25 और फिर 2.5 लाख पर और फिर 15 लाख से ऊपर पे 30। अब हमें ये बात पता थी कि इंडिविजुअल एचयूएफ को अगर ये वाला रेट देना होगा तो बहुत फायदा होगा। कैसे सर? मतलब टैक्स रेट बहुत ही बढ़िया है। पहले का अगर मैं टैक्स रेट की बात करूं तो 5, 20 और 30 का स्लैब था, यहां पे 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इस वजह से एडवांटेज मिल जाएगा किसको? इंडिविजुअल एचयूएफ को, कि टैक्स उनका थोड़ा सा कम आएगा। कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपके ऊपर ये रेट लगेंगे तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजें, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ चीजें आपसे ले ली गई हैं। और वो क्या चीजें ली गई हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि ये वो इनकम्स पे टैक्स लगेगा ये वाला जो स्पेशल इनकम्स नहीं है। स्पेशल इनकम्स बच्चों, मतलब स्पेशल इनकम वो है जिन इनकम्स पर फ्लैट रेट लगता है। जैसे सेक्शन 111A, आपको याद होगा कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 111A 15% लगता है, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% लगता है, 112A 10% लगता है। तो ऐसे ही 115BB लॉटरी वाला, तो ऐसी जो इनकम्स है उसके ऊपर फ्लैट रेट लगते हैं। अब फ्लैट रेट वालों के ऊपर ये वाले स्लैब नहीं लगेगा, उसके ऊपर स्लैब लगेगा ही क्यों, उसके ऊपर तो फ्लैट रखेगा। क्या मेरी बात समझे? अब एक एक करके ध्यान से समझते हैं। कुछ कंडीशंस हैं और वो शर्तें क्या है। आपको बोला जाता है कि कुछ डिडक्शंस एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेंगे। कौन सी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी बच्चों? एलटीसी नहीं मिलेगा बच्चों। 10(5) एलटीसी की एग्जेम्पशन याद है, सैलरी चैप्टर में पढ़ा था, वो नहीं मिलेगा। एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 10(14) नोटिफाइड अलाउंसेस की आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात समझे? नोटिफाइड अलाउंसेस की आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 10(17) डेली अलाउंस ऑफ एमपी एमएलएज को जो डेली अलाउंस मिलता है वो भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर आपको मिल रही थी तो अगर आपने 115 बीएससी लेना है तो आपको ये एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद बोला गया वो जो माइनर चाइल्ड वाला नहीं होता, माइनर की इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब हो जाती है, उसमें 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। याद है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। वो जो प्रॉफिट का हम लोग निकालते हैं ना, एक्सपोर्ट के प्रोपोर्शन में जो प्रॉफिट आता है वो एग्जेम्प्ट होगा। पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%, उसके अगले 5 साल 50% विद कि एक स्पेशल नोट बोला गया था कि भाई आपको वो अमाउंट स्पेशल रिजर्व में डालना पड़ेगा। तो 10AA में आपको बोला गया कि आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, मतलब ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर आप ऑब्वियसली 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो। तो यार जब 115 बीएससी ऑप्ट करना है तो ये सब छोड़ना होगा। सेक्शन 16 का भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन गई 50,000 वाली, वो नहीं मिलेगी। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है सिर्फ। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये तो हो गई सैलरी चैप्टर की। अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की। तो हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी? क्या कहीं लिखा 24A नहीं मिलेगा? नहीं। इसका मतलब है रेंटल इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी आ रही है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, बट क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी में। क्लियर? फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन, अब बात करते हैं पीजीबीपी की। पीजीबीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। डेप्रिसिएशन मिलेगी बट एडिशनल डेप नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च बच्चों, डोनेशंस और वो जो इन हाउस रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा करते हैं, देखो रेकरिंग खर्चे की, रेवेन्यू खर्चे की तो डिडक्शन मिल ही जानी चाहिए, बट जो कैपिटल खर्चा किया जाता है उसके 100% डिडक्शन मिलती थी ना। गवर्नमेंट कहता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? नहीं मिलेगी। 115 बीएससी चाहिए? कहता हाँ जी चाहिए। चाहिए तो आपको ये वाले सेक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो डोनेशंस का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और कैपिटल खर्चे की बात करो तो उसका आपको 100% तो नहीं मिलेगा, बट उसका डेप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन तो मिल जाएगा।
ये नहीं मिलेगा। 35AD बच्चों याद है, स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसमें करीब 15 बिजनेसेस थे जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए और कहा 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या मिल जाएगी डिडक्शन, बट गवर्नमेंट ने कहा यहां नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, 35AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 115BAC अगर आपको चाहिए तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन। बच्चों सेक्शन 57 में हम फैमिली पेंशन के लिए डिडक्शन पढ़ते थे, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और 15,000 रुपए पर एनम विच एवर इज लेस, तो उसकी डिडक्शन मिलती थी अदर सोर्सेज में, वो भी नहीं मिलेगी। 80C to 80U नहीं मिलेगा, 80C to 80U की डिडक्शन जो मिलती थी वो नहीं मिलेगी। तो ये सब वो डिडक्शंस हैं जो आपसे छीन ली गई। तो अगर आपको 115BAC ऑप्ट करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं आपने क्वेश्चन करते वक्त अगर ये डिडक्शंस में से कोई डिडक्शन आपने क्लेम करी है तो वापस क्या करोगे, इसको रीएडजस्ट करोगे, क्योंकि 115BAC के हिसाब से इनकम निकालने के लिए आपको ये वापस प्लस करने होंगे अगर आपने ये वाली डिडक्शंस क्लेम कर ली है तो। अब कुछ शर्तें और हैं, दैट सर्टेन लॉसेज आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। कुछ लॉसेज है जिसको गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम सेट ऑफ नहीं करने देंगे, जैसे कि आपको बोला कोई भी लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। सर क्या बात कर रहे हो, पुराने लॉसों को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। सर डिप्रिसिएशन को भी नहीं सेट ऑफ कर पाएंगे, पुराने अनएब्सॉर्ब नहीं। गवर्नमेंट ने कहा लॉस और डिप्रिसिएशन वो सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे जिनका रिलेशन इन डिडक्शंस के साथ था, जो ऊपर लिखे। जिनका रिलेशन इस डिडक्शन के साथ नहीं था, अगर वैसे ही कोई लॉस आ रहा है और वो सेट ऑफ कर रहे हो तो आपको वो सेट ऑफ करने देंगे। क्या मेरी बात समझे? सो कोई भी पुराना कैरी फॉरवर्ड लॉस आप लेके आ रहे हो और वो जो लॉस आया था वो इन डिडक्शंस की वजह से आया था, क्योंकि देखो उस टाइम पे तो 115BAC नहीं था, आप आज ऑप्ट करना चाहते हो तो 115BAC ऑप्ट करने से पहले अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल आपने ऑप्ट ही नहीं किया था ऐसा कुछ, तो आपको कोई डिडक्शन मिला तो उसका कुछ उसकी वजह से आपको बिजनेस में लॉस हो गया। वो जो लॉस है आप उसको अगले साल यानी इस साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और इस साल की इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहे हो। गवर्नमेंट कहता है नो, क्योंकि वहां पे जो डिडक्शन का जो लॉस मिला, जो लॉस हुआ था, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही डिडक्शंस थी जो हम लोग 115BAC में देने के लिए इनकार कर रहे हैं आपको। अगर यही डिडक्शन की वजह से तुम्हें लॉस मिला था तो वो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर तो लोगे बट सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सो ध्यान से पढ़ते हैं। While computing total income set off of any loss, carry forward or depreciation from any earlier assessment year, if such loss or depreciation is attributable to any of the deduction which is given in one above. One मतलब वही जो हम लोगों ने पढ़े कि कौन कौन सी डिडक्शंस नहीं मिलेगी। इसके अलावा लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम। हाउस प्रॉपर्टी लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही सेट ऑफ होगा। सर ये कोई स्पेशल लिख रहा है क्या? अरे भाई ऐसे ही तो होता है, होता भी तो ऐसा ही है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जब कैरी फॉरवर्ड किया जाता है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही सेट ऑफ होता है। हाँ सेम ईयर में वो किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है बट ओनली अप टू 2 लाख। बट अगर मैं बात करूं किसी और ईयर की बात करूं, पुराने सालों का लेके आ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो वो क्या बोल रहा है? While computing total income set off of any loss under the head house property with any other head of income would not be allowed। मतलब सेम ईयर में भी आपको यही बोला गया क्या कि सेम ईयर में भी आप किसी और हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। सर बट हम लोगों ने पढ़ा था 2 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात समझे? क्या ये बात क्लियर हो गई? सर समझ में आ गई सर। इसका मतलब है गवर्नमेंट हमसे बहुत सारे बेनिफिट छीन रही है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप दूसरे हेड के साथ एडजस्ट कर पाते थे ओनली अप टू 2 लाख, बट वो भी नहीं कर पाओगे। ये सेम ईयर की बात हो रही है, कैरी फॉरवर्ड की तो बात ही नहीं हो रही। कैरी फॉरवर्ड में जो होगा वो तो होना ही है। अभी तो बात हो रही थी अंडर द हेड लॉस, ये वाला व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम नहीं कर पाओगे। अच्छा डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या है? देखो डेप्रिसिएशन का तो बेनिफिट मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों जिन एसेट्स पर हम आपको सेक्शन 35AD देने के लिए मना कर रहे थे तो क्या उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? मैंने कब बोला? डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ना। 35AD देने के लिए मना कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तो लोगे। साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपने कोई मशीन खरीदी थी, ठीक है, उसका हम लोग डिडक्शन देने के लिए मना कर रहे थे 100% वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट डेप्रिसिएशन अगर क्लेम करना चाहते हो तो वो तो मिलेगा। एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट है? एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगा। याद है 20% एडिशनल डेप्थ, वो नहीं मिलेगा।
अच्छा, डिडक्शन भी, डेप्रिसिएशन भी मैक्सिमम 40% ही मिल सकती है, इससे ऊपर तो मिल ही भी नहीं सकती, तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, जो भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन है फॉर अलाउंस और परक्विजिट्स, अलाउंस और परक्विजिट्स की एग्जेम्पशन डिडक्शंस है वो भी नहीं मिलेंगी। अलाउंस और परक्विजिट्स में एग्जेम्पशन डिडक्शंस हैं तो वो भी नहीं मिलेंगी। सर समझे नहीं, लंच फैसिलिटी है उसमें 50 रुपए पर मंथ पर डे पर मील आपको एग्जेम्पशन मिलती थी, याद है? इसी तरीके से आपको याद आ रहा होगा एजुकेशन फैसिलिटी में 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड आपको एग्जेम्पशन मिलती थी, वो सब एग्जेम्पशन खत्म, नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंसेस और परक्विजिट्स नहीं मिलेंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब क्या बोला, एडिशनल पॉइंट्स के अंदर ये बात क्लियर की गई कि कुछ अलाउंसेस हैं जिनकी एग्जेम्पशन हम दे देंगे, जैसे कि ट्रेवलिंग अलाउंस। याद रखना है बच्चों, हुड्डा सिटी कैटेगरी 1 अलाउंसेस में बोलता था। हुड्डा सिटीज के अंदर जो होता ना, हेल्पर, यूनिफॉर्म, एकेडमिक, डेली, ट्रेवलिंग और सी से कन्वेंस, है ना, तो वो अलाउंसेस में ट्रेवलिंग वाला जो अलाउंस है उसको खर्चों के साथ कंपेयर करते थे, बट गवर्नमेंट ने बोला इसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। खर्चों के साथ करना है, खर्चों के साथ कंपेयर करो, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल कर दो। यहां पे कर सकते हो आप, ये कर सकते हो, मतलब ये अलाउड है। डेली अलाउंस अलाउड है, ये भी वहीं पे आता था हुड्डा सिटी। कन्वेंस अलाउंस ये भी अलाउड है, ये भी आता था हुड्डा सिटी में। और एक और अलाउंस है जो हुड्डा सिटी में तो नहीं आता था, बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि कैटेगरी 2 में आता था, सिर्फ हैंडीकैप डिसेबल्ड के लिए 3200 रुपए महीने की एग्जेम्पशन मिलती थी। गवर्नमेंट ने कहा इनको एग्जेम्पशन दे देंगे। तो बताओ 4 अलाउंस कौन से हैं जो अलाउड है? ट्रेवलिंग, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड 3 ही तो अलाउंस थे, ट्रेवलिंग, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट, तीनों ही गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। इसके अलावा क्या अलाउ कर दिया? इसके अलावा डेली अलाउंस अलाउ कर दिया। क्या मेरी बात समझे? इनकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। An individual being an employee opting for 115 BSc would not be entitled for exemption of perquisites। तो वो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि वो जो लंच फैसिलिटी है उसकी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं, 50 रुपए पर डे पर मील, तो ये उसी की बात कर रहा है, तो वो तो मिलेगी नहीं। आगे आ जाओ। In case of individual HUF opting for 115 BSc, total income shall be computed without any set off of any loss brought forward, कोई पुराना लॉस या कोई depreciation from any earlier assessment year, where such loss or depreciation is attributable to any of the deduction given in number 1 above। तो ये बात तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली। अगर कोई पुरानी डिडक्शन की वजह से वो लॉस आया या डिप्रिसिएशन हुआ, तो वो लॉस या डिप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको इस साल में सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, ठीक है, जिस साल में आप 115 BSc ऑप्ट कर रहे हो। Where there is depreciation allowance in respect of block of asset from any earlier assessment year attributable to additional depreciation। अगर आपके पास कुछ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहा है जो पिछले सालों का है, बट वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन छुपा हुआ है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का आप सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। क्या मेरी बात समझे? सो एडिशनल डेप्रिसिएशन को तो आप सेट ऑफ कर ही नहीं सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ ये है इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा टाइम लिमिट क्या चाहिए कि भाई ऑप्शन कब तक आपको ये अवेल करना होता है? कह रहा है अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ और आप बिजनेस इनकम नहीं कमा रहे हो, सॉरी, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आप बिजनेस इनकम नहीं कमा रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है हर साल रिटर्न भरने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको यह ऑप्ट करना है या नहीं करना। 115 BSc यानी रिटर्न के वक्त बता देना है आपको 115 BSc चाहिए या नहीं चाहिए। यह उन लोगों के लिए है जो बिजनेस इनका नहीं है, बट अगर मेरी इनकम बिजनेस वाली है तो गवर्नमेंट कहता है एक बार ही आपको ऑप्ट करने का मौका मिलेगा, और जो भी ऑप्ट कर लिया वो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। क्या मेरी बात समझ गए? सो आपने एक बार ही ऑप्ट कर लिया रिटर्न से पहले, then it would apply to the subsequent assessment years automatically। अगर आपने 115 BSc लिया तो वो चलता रहेगा, नहीं लिया तो आपका नहीं चलेगा आगे भी। क्या मेरी बात समझे? The option can be withdrawn only once। एक ही बारी ऑप्शन विड्रॉ किया जा सकता है जो लोग इंडिविजुअल एचयूएफ, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन ही इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है और उसमें ही जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए बोला गया कि भाई एक ही बारी विड्रॉ किया जा सकता है, और एक बार अगर विड्रॉ कर लिया तो आप दोबारा ले नहीं पाओगे ये ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आती है? सर अगर मैंने वो कंडीशंस जो मेंशन की गई थी कि वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर मैंने उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया तो क्या होगा? अगर मैंने वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया तो गवर्नमेंट कहता है अगर आपकी कोई इनकम बिजनेस वाली नहीं है, आपकी कोई इनकम बिजनेस या प्रोफेशन वाली नहीं है और आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी,
देन इन दैट केस वो ऑप्शन आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा, मतलब उसी टाइम पे इनवैलिड हो जाएगा जिस टाइम से आप लेते हुए आ रहे हो और आपने उस टाइम से ही गलत किया हुआ है। मतलब अगर आपने कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम कर ली जो आपको नहीं मिलनी चाहिए तो दैट इज इनवैलिड। ठीक है, तो ऑन द फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन इन सेकंड अबव in any previous year the option exercise would be invalid in respect of any assessment year relevant to the previous year। अभी ये बात हो रही है बिजनेस वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए नहीं, जिनका बिजनेस नहीं है उनके लिए बात हो रही है। तो ऐसे केस में इनवैलिड मान ली जाएगी। तो कह रहे सारे वो प्रोविजंस लग जाएंगे कि मान के चलेंगे कि आपको कभी भी 115 बीएससी ऑप्ट किया ही नहीं था। तो मान लो मैंने इस साल 115 बीएससी ऑप्ट किया था, मेरे को एग्जेम्पशन नहीं मिली, बट मैंने टोटल टैक्स पे कर दिया, एग्जेम्पशन नहीं मिली, मैंने टैक्स पे कर दिया न्यू स्लैब के हिसाब से, न्यू रिजीम के हिसाब से। अब ऑब्वियस है मैं 115 बीएससी ऑप्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे फायदा हो रहा होगा, हाँ या ना। अगर मैंने 115 बीएससी ऑप्ट करने के बाद मैंने कोई कंडीशंस मिसमैच कर दी, ठीक है, कंडीशन मिसमैच हो गई, जो कंडीशन ऊपर दी हुई थी सेकंड वाले में, जितनी भी कंडीशन दी थी वो उसमें से कोई भी कंडीशन मिसमैच हो गई, चाहे वो सेट ऑफ लॉस वाली ही हो, कोई भी ऐसी कंडीशन, अगर कोई कंडीशन मिसमैच हो जाती है तो ऐसे केस में मैंने जिस ईयर में 115 बीएससी ऑप्ट किया था ये मान लिया जाएगा कि आपने 115 बीएससी आपको मिला ही नहीं, और क्योंकि मिला नहीं तो फिर आप नॉर्मल तरीके से टैक्स पे करोगे, तो जो भी आपका टैक्स बनेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो आपको पे करना हो। अच्छा, अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन होता तो क्या होता, तो सर इसमें भी यही होता, ऑन द फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन इन सेकंड अबव इन एनी प्रीवियस ईयर द ऑप्शन एक्सरसाइज वुड बी इनवैलिड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट असेसमेंट ईयर, जिस ईयर से रिलेटेड आपने ये काम किया, और फिर ये मान लिया जाएगा कि आपको 115 बीएससी आपको कभी मिला ही नहीं, ये माना जाएगा। मतलब जिस ईयर में 115 बीएससी लेकर आपने टैक्स पे किया था तो आपने बेनिफिट तो लिया ही होगा, टैक्स कम दिया होगा, बट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 115 बीएससी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका नॉर्मल वाला स्लैब लगेगा, तो नॉर्मल स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे? एएमटी लाइबिलिटी नॉट अट्रैक्टेड, एएमटी नहीं मिलती, एएमटी का बेनिफिट, अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया ना तो एएमटी वगैरह की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आई? एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं निकालना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब बच्चों ध्यान क्या रखना है, क्या होता है कि क्वेश्चन करते वक्त आपके साथ दिक्कत क्या आ सकती है, क्वेश्चन बोल सकता है आपको कि आपको एक सैलरी इनकम दी हुई है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी हुई है, ठीक है, पीजीबीपी इनकम दी हुई है, और इस हिसाब से आपने टोटल इनकम निकाल के डिडक्शन क्लेम करके एटीसी टू एटीयू आपने टोटल इनकम निकाल ली, ये निकाल ली, जिस पर आपने गवर्नमेंट को क्या देना है, टैक्स देना है। और ऑब्वियसली जब टैक्स दोगे तो कौन से वाले के हिसाब से दोगे, ओल्ड रिजीम के हिसाब से। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो ओल्ड रिजीम ही लगाना है, बट अगर क्वेश्चन में लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा सिर्फ टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो ओल्ड और न्यू दोनों से कैलकुलेट करके दिखाना होगा। और अगर न्यू से करके दिखाओगे तो करना क्या है, पहले तो ओल्ड से सॉल्व कर लो, न्यू से करके दिखाना है ना, पहले आप ओल्ड से सॉल्व कर लो। ओल्ड से सॉल्व करने के बाद आपकी जो एग्जेम्पशन, जो डिडक्शंस आपने ली थी वो वापस प्लस कर दो। क्या मेरी बात समझे? वो प्लस करने के बाद आपकी इनकम जो आएगी वो न्यू रिजीम के हिसाब से आ जाएगी, और उसके ऊपर टैक्स निकाल दो, वही नया वाला स्लैब। क्या मेरी बात समझे? तो करना क्या होगा आपको, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली बोलता है न्यू रिजीम, तो न्यू रिजीम के बेसिस पर करो डायरेक्टली। अगर क्वेश्चन आपको ओल्ड रिजीम के बेसिस पे बोलता है तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से करो डायरेक्टली, बट अगर क्वेश्चन बोलता है टैक्स निकालो तो आपको दोनों करने होंगे, ओल्ड भी और न्यू भी। क्या मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? और ऑब्वियसली आपको वो वाला टैक्स दोगे जो आपका कम बन रहा होगा, दैट्स इट। ये बात दिमाग में रखते हुए ही कंप्लीट करना है क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं लेनी है, तो हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, और मिलते रहेंगे, पढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।